नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साइंस का अगला सेट लेकर के आया हूं और यह 27/9/2018 के शिफ्ट दूसरे में पूछा गया प्रश्न है। लेट हो रहा है, अब गैप करके मिल रहा है आपको वीडियो और संभवतः ऐसे ही मिलता रहेगा क्योंकि इस टाइम समय बच नहीं पा रहा है। चलिए पहला ही प्रश्न करते हैं कि यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी। आवृत्ति क्या होती है, अगर ये जिसको पता है तो निश्चित रूप में वो कर लेगा। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में वो कितने बार कंपन करती है उसको आवृत्ति कहते हैं। मतलब प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर कितने हैं, कंपनों की संख्या। कंपन कितने हैं 20, समय कितना है 2.5। जब 2.5 से काटेंगे तो 8 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बोरॉन, मरकरी, नाइट्रोजन। पूछ रहा है कि किसके इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण सबसे कम होता है, तो आपको पता होगा मरकरी। किसके बीच होता है भाई, मरकरी। आपको याद रखना है मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। याद रखिएगा कि मरकरी उसमें विद्युत का सुचालक होता है और आपको पता होना चाहिए कि यह एकमात्र ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में न मिल करके किस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, अब जब ये द्रव अवस्था में है तो इसे हम कहेंगे ये न तो आघातवर्धनी है, आघातवर्धनी मतलब जिसको पीटा जा सके। ठीक है ना, और ना ही तन्य है। तन्य मतलब जिसको ताना जा सके, तान करके क्या बनाया जा सके, तार बनाया जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, इसका एक चीज और, इसका आपेक्षिक घनत्व कभी आपसे पूछ ले तो एक फैक्ट है 13.6 होता है। आपेक्षिक घनत्व अगर आपसे पूछे तो आपको क्या याद रखना है, 13.6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि राम 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 176 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यही आप पढ़े हैं। तो अब आप बताइए कुल दूरी कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 176 मीटर है। कुल समय कितना है, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड है। अब भाग दे करके आप कर लीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 1 0 खत्म, 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 नवा 54। ठीक है ना, तो 2.9 के ऊपर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर रहेगा सवाल, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए तैर कर जाने और वापस आने में 1 मिनट में तय कर लेता है उस दूरी को। तो कुल दूरी बटे कुल समय को ही हम औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं में XX होता है। तो कहाँ है, ऑप्शन ए में है 22 + XX। महिलाओं में 22 + XY पुरुषों में। ये मेल का गुणसूत्र है, ये फीमेल का है। ठीक है, ये जो गुणसूत्र जो दिख रहा है यही है लिंग निर्धारण गुणसूत्र। ठीक है, कभी कभी आप में पूछ देगा कि डिंब में मतलब अंडाणु में, डिंब मतलब अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो यहीं पर आपको क्या बताना होता है, 23 बताना होता है। ठीक है ना, कैसे 23 हो जाता है, देखिए ये 22 तो है ही, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो XY है तो ये टूट जाता है यहाँ पर XX में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंसुलेटर का प्रतिरोध होता है? निम्न, वृद्धि योग, उच्च या शून्य? तो देखिए इंसुलेटर नाम ही है ऊष्मारोधी। जब ऊष्मारोधी है तो इसका जो प्रतिरोध है उच्च होगा, तभी तो इंसुलेटर है। मतलब प्रतिरोध का मतलब जिसमें से विद्युत का संचालन हो ही ना सके वो होता है इंसुलेटर। ठीक है ना, इसका मतलब उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम 235। ठीक है, याद रखिएगा। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है में, मतलब किस में बदल जाती है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो अब आप बताइए, तीर जब जैसे कि हमारे पास धनुष हो गया ये, ठीक है ना, ये अब इसमें हमने खींच दिया है ये, ठीक है, ये इस तरीके से। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ खींचा हूँ पीछे, तो कौन सी ऊर्जा मैं ला रहा हूँ? आप बताएंगे कि इसमें सर स्थितिज हमने बदल दिया है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, देखिए जब छोड़ेंगे तो गति करने लगेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन ये अगर हमारे पास एक धनुष है, ठीक है, तो इस समय तो सामान्य है, लेकिन अब इसकी स्थिति को हमने बदल दिया, ये खींच करके यहाँ ले आया कि नहीं? जब खींच करके हम यहाँ ले आए तो इसकी स्थिति में परिवर्तन किए, जिसके कारण इसमें ऊर्जा आया, और छोड़ते हैं तो क्या होता है? गति होने लगता है। तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अर्थ मेटल है? अर्थ मेटल मतलब क्षारीय मृदा। क्षारीय क्या लिखेंगे? मृदा। अर्थ मतलब यह मृदा धातु। ठीक है ना, आपको पता है फर्स्ट ए या पहले ग्रुप को क्षारीय धातु, दूसरे अर्थात सेकेंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो पहला में क्या है? ह ली ना का रबकसफर, ह ली ना क, ऐसे करके। दूसरा में बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा, तो मग मतलब मैग्नीशियम कहाँ दिख, मैग्नीज है ये, ठीक है ना। सोडियम तो हो नहीं सकता, एल्युमिनियम होने, मैग्नीशियम यहाँ दिख रहा है, मैग्नीशियम हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ना है आवर्त सारणी। ठीक है ना, पूछ रहे हैं पारा मतलब मरकरी का संयोजकता कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो मरकरी होता है उसकी संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है? 1। लेकिन याद रखिएगा, आपको कभी कभी इसकी संयोजकता 2 भी दिखाई देगी। ठीक है ना, कैसे? अब इसमें जो सवाल दिया है कि पारा आयन, अगर आयन नहीं देता तो हम क्या लिखते? 2। ये इस तरीके से दिया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये Hg2Cl2, इसमें पारा का क्या है? जब ये टूटेगा तो Hg2 यहाँ हो जाएगा प्लस और Cl2 यहाँ हो जाएगा माइनस। बात को समझिए, अगर टूटा है तो इस पर कितना चार्ज है? 1 प्लस चार्ज है, तो इस पर कितना संयोजकता हो गया? 1 संयोजकता हो गया। समझ रहे हैं? तो ये इस समय क्या है? आयन है। तो मरकरी आयन जब बोले या पारा आयन बोले तो संयोजकता 1। केवल पूछे पारा का पूछे केवल, तो आप कहेंगे कि संयोजकता 2। याद रह जाएगा, मरकरी की संयोजकता 2 होगी, लेकिन मरकरी आयन की संयोजकता 1 होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, जब संयोजकता 1 होती है तो अस बोलते हैं, और जब 2 होती है, मतलब जब बड़ा वाला होता है तो उसे इक बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ HgCl2, तो ये आप पढ़ेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब ये जब टूटेगा तो Hg+2 और Cl माइनस, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब यहीं पर ये लिखा जाएगा Hg2Cl2 तो मर्क्यूरस क्लोराइड,
उम्मीद करता हूँ इतना से आप समझ गए होंगे। इस शब्द का याद रखिएगा, आयन जब दे दे, पारा आयन या मरकरी आयन, तो आपको एक आंसर लगाना है। क्या लगाना है? एक। और जब केवल पारा की संयोजकता पूछे तो आपको 2 आंसर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है उसको माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है ये पूछ रहा है कि अगर कोई तरल अवस्था है, मतलब द्रव अवस्था है, वो सीधे गैस अवस्था में जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी वस्तु का द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि शुद्ध जल में सांद्रता, शुद्ध जल में सांद्रता, अब ऑप्शन दिया है कि H+ आयन और OH- आयन बराबर नहीं होते हैं। H+ आयन की ऑक्साइड आयन के बराबर होती है। H+ और OH- आयन बराबर होते हैं। OH- आयन ऑक्साइड आयन से अधिक होते हैं। तो आपको पता है कि ये H2O है, ये जब टूटेगा तो H और OH-, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? तो शुद्ध जल में जो सांद्रता है क्या होगा? उसमें H+ और OH- आयन समान होंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है डैश और डैश ऊतकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। जीवित कोशिकाओं की बात कर रहा है, तो आपको पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, हालांकि ऑप्शन देता हूँ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, दूसरा है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और ट्रैकी। ठीक है, तो आपको पता है कि जहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा होगा वो क्या होता है? मृत कोशिका होती हैं जो कि कठोरता प्रदान करती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको पता है कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा है यही दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पौधों को दृढ़ता। ठीक है ना, तो ये क्या होती है? मृत कोशिकाएं होती हैं। तो इसके साथ ये जो दोनों हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? हमारा गलत आंसर होगा, क्योंकि एक मृतक कोशिकाएं हैं जबकि ये जीवित कोशिकाओं की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें तो याद रखिएगा पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों ही जीवित कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होता है? तो हमें पता है कि जो डिग्री सेल्सियस होता है वो कितना केल्विन के बराबर होता है? +273 ऐड करते हैं केल्विन तो आ जाता है। मतलब हम ये कर दें कि 0 + इतना 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है? 100, 273 की जगह 373 केल्विन हो जाएगा प्लस में। ठीक है ना, जब आपसे कभी भी पूछे केल्विन, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो 273 आपको प्लस कर देना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। वास्तव में 273.15 होता है, ये आपको याद रखना है, लेकिन 273 ही ऑप्शन में दिया है तो कर देते हैं। आपसे पूछ देता है चेंज करने के लिए, तो आपको याद रख लेना है कि C/100 बराबर, ये C क्या है? डिग्री सेल्सियस से, याद रखिएगा, बराबर F-32/180 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का ये तरीका है। ठीक है, और आपको केल्विन वाला हमने बता ही दिया कि अगर ये T डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 अगर जोड़ देंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि v वेग से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग क्या होगा? तो संवेग p = mv होता है, तो यही आप पढ़े हैं। अब आपको पता है कि v वेग से गति कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? mv तो कहीं दिया नहीं है, ये mu ही mv हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम मान ले रहे हैं राइट आंसर। क्यों? mv² हो ही नहीं सकता है, mv² नहीं हो सकता, ये होल स्क्वायर, ये
और हाफ एम वी स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी का है। तो जब गति v है और द्रव्यमान m है तो p बराबर एम वी पढ़े हैं, ठीक है। तो u की जगह एम वी होना चाहिए, v लिखना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम एक 75 लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस आने में 150 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसा ही प्रश्न किए हैं हम लोग, आप कर लीजिएगा। कुल दूरी बटे कुल समय। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? आपको पता है आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व रखे गए हैं, और उसका पहला जो है वो क्या है? बोरॉन है। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, अगर आपको आवर्त सारणी अच्छे से पता है तो निश्चित रूप से आपका 2-3 क्वेश्चन मानकर चलिए बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये बता दूं, ब अल गा इन टल, देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला, इस तरीके से भी बोलते हैं। क सी गे सन पे भी हम ऐसे याद किए हैं, बाकी लोग काशी गए शंकर पार्वती। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक सीढ़ी बनाने वाला हूँ, दिख रहा है आपको? ऐसे करके एक सीढ़ी जब बन जाएगी तो सीढ़ी के ऊपर जो है और नीचे इसको छोड़ देते हैं, वो क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ये क्या है? उपधातु हैं। तो सबसे पहला उपधातु क्या है? आप कहेंगे सर बोरान है, ठीक है ना। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, है ना, इस तरीके से। फिर अ स से टी पो, ऐसे करके है ना। तो मतलब ये जो आर्सेनिक है, ये जो मॉलिब्डेनम है, ये जो थैलियम है, पोलोनियम है, जो सीढ़ी के ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, वो आपको क्या मिल जाएंगे? उपधातु। तो पहला उपधातु क्या है? तो आप कहेंगे बोरॉन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांसा है, तो कांसा एक मिश्र धातु है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक इतिहास का प्रश्न मैं पूछ देता हूँ कि कांस्य युग किसे कहते हैं? आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। क्या कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहते हैं? क्या हमने पूछ दिया? कांस्य युगीन सभ्यता। देखता हूँ कुछ याद है कि नहीं आपको। सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा? मिश्र धातु है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। क्या मैं ये भी पूछ दूं क्या कि किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, या बता दूं? कॉपर और टिन का होता है मिश्रण। अगर परसेंटेज पूछे तो ये 90% और ये 10%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। इनका नाम कार्ल लीनियस भी है। टेक्सोनॉमी के मतलब वर्गीकी के इन्हें जनक कहा जाता है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम पद्धति को ही क्या हम बोलते हैं? वैज्ञानिक नामकरण। उसमें क्या होता है? वंश और जाति, ये दो मिला करके किसी का भी वैज्ञानिक नाम बनता है। जैसे होमो हमारी वंश है और सेपियंस हमारी जाति, तो होमो सेपियंस हमारा नाम है, ठीक है। मेढक का राना टिग्रिना, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ऐसे करके जो है, जो मैं दो नाम बोल रहा हूँ वही है द्विनाम पद्धति, उसी को वैज्ञानिक नामकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणु एक जैसे हों या अलग अलग हों, मिल करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? अणु का। तो उनको हम क्या कहते हैं? एटमोसिटी। एटमोसिटी मतलब परमाणुकता कहते हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या क्या कहते हैं? परमाणुकता। जैसे मैं कह दूं कि
सल्फर का परमाणुकता कितना है, सल्फर अणु का, तो सल्फर 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो कहेंगे सल्फर की परमाणुकता 8 है, S8। हाइड्रोजन गैस का तो आप कहेंगे कि 2, याद रहेगा ना। ये देखिए परमाणुकता है, मतलब 2 हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके मिलते हैं, ये होता है परमाणुकता, ठीक है ना। संयोजकता आपके बारे में पता होगा कि बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता होते हैं, लेकिन शर्त होता है कि यदि 1 2 3 4 है तो संयोजकता क्रमशः 1 2 3 4 होगा। अगर 5 6 7 है तो निश्चित रूप से उसको 8 में से माइनस करते हैं। बस आप सरल भाषा में ये समझिए कि कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है या त्यागता है या ग्रहण करता है उसे हम संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बताइए। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv², m का वैल्यू सीधे मैं 20 kg लिख रहा हूँ और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, मीटर पर सेकेंड दिया है तो 8 से लिखता हूँ, 2 चौके 8 तो 20 चौके 80। ये क्या है, वस्तु की गतिज ऊर्जा, mv² है ना मेरे भाई, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सीधे 8 8 64 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि mv² होता है, ठीक है ना, तो 8 का स्क्वायर लिख दिया तो ये हो गया 32, तो 32 दूना 64 जूल, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, 20 सेकंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति बताइए। तो पावर बराबर W/T, शक्ति का यही ऊर्जा होता है ना। कोई दिक्कत, कार्य करने की समय दर को ही क्षमता कहते हैं, यही पढ़े हैं ना। तो बताइए वर्क कितना कर रहा है, 100 जूल कर रहा है, समय कितना लग रहा है 20 सेकेंड, तो 20 पंजे कितना होता है 100, तो कितना आ जाएगा 5 वाट। जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस सवाल में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और आज का ये अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गणन होता है, गणन नहीं गणन होता है, इसे करके है, ठीक है ना। गणन ही दिया है इसमें कि किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गणन होता है। परिसंचरण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन। अब देखिए ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया तो ये घबरा करके ये मत कह दीजिएगा कि ऑप्शन सी तो पाचन होगा, नहीं, ऑप्शन सी यहाँ लिखा हूँ तो श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उसमें ऊर्जा गणन होता है। ये क्या गणन होता है नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ और शब्द होना चाहिए था, है ना। देखिए श्वसन एक कौन सी ऊर्जा है मैं बता देता हूँ, ऊष्माक्षेपी है, मतलब जब श्वसन लेते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का गणन बोला है। अब इसकी इंग्लिश क्या है ये उसमें नहीं दिखा था, ठीक है। मैं जितना इसका होना चाहिए मैं उसमें क्या कर देता हूँ, ये गणन की जगह मुझे लगता है उत्पन्न होता होगा, ठीक है ना, उत्पन्न ही सही है। याद रखिएगा जो किताब में गणन दे दिया था। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो आप भी पढ़ लीजिएगा, कई अंग मिल करके श्वसन में भाग लेते हैं। श्वसन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब श्वसन से ऑक्सीजन लेते हैं तो उसी ऑक्सीजन के द्वारा हमारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे भोजन जिस रूप में खाते हैं उस रूप में पचाते नहीं बल्कि उसको तोड़ते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको ग्लूकोज बाद में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के रूप में तोड़ करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।